नमस्कार, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम हमारा चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसको कि पिछले 3 पार्ट्स जो हैं उनसे लेकर चल रहे, आज हमारा जो चौथा पार्ट है इस चैप्टर का, उसको हम देखो कैरी करेंगे। आज जैसा कि मैंने कल लास्ट वीडियो में जाते जाते आपको बताया था कि हमें बात करनी है इस वीडियो के अंदर रेक्टिफायर अर्थात दिष्टकारी की। हमने कल डायोड पढ़ा था, उस डायोड को ही काम में लेकर हम बनाते हैं रेक्टिफायर को। अब रेक्टिफायर क्या काम करता है असल में, पहले थोड़ी सी इसकी बात करते हैं। आप सभी ने पिछले चैप्टर्स के अंदर एसी और डीसी दो प्रकार के करंट को पढ़ा था। प्रत्यावर्ती धारा, जिसको आप अल्टरनेटिंग करंट या एसी बोलते हैं, और दूसरा दिष्ट धारा, जिसको आप डायरेक्ट करंट या डीसी बोलते हैं। इन दोनों की बात आपने पीछे के चैप्टर्स में कर ली थी। तो अब एक ऐसी युक्ति देखो हमें चाहिए जो ये जो आपका एसी करंट है, यानी आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा है, इसको उस युक्ति के अंदर डालें और वो जो युक्ति है वो हमें कैसा करंट दे दे, डीसी के अंदर कन्वर्ट करके हमें दे दे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कल वाला एग्जाम्पल ही अपन लेते हैं। आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसको चार्ज होने के लिए डीसी करंट चाहिए। अब आपके घरों में ये जो करंट आता है ये एसी करंट होता है और 220 वोल्ट का होता है। तो सबसे पहले तो बड़ी दिक्कत ये आ गई कि भाई 220 वोल्ट हमारा जो मोबाइल है, फ़ोन है, ये झेल नहीं सकता। इसको 5 वोल्ट या आजकल के जो फास्ट चार्जर्स आ रहे हैं उनको 9 वोल्ट या 15 वोल्ट चाहिए। तो भाई इस 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में पहले तो कन्वर्ट करना, उसके लिए आपने पीछे चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर तो क्या करते हैं कि उस आपके विभव के मान को बढ़ा देते हैं, और जो आपके स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, विभव के मान को घटा देते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया कि इस 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर लिया 5 वोल्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मर की मदद से। अब ये जो करंट आपने 5 वोल्ट का प्राप्त किया है मेरे प्यारे साथियों, ये तो अभी प्रत्यावर्ती धारा है, ये अभी एक अल्टरनेटिंग करंट का टाइप है। हम हमारे फ़ोन को 5 वोल्ट का अल्टरनेटिंग करंट नहीं दे सकते, इसे प्योर हमें डीसी करंट ही देना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इतना बड़ा हमारा मोबाइल का जो चार्जर का एडेप्टर होता है वो काम में लेते हैं। सबसे पहले तो एडेप्टर करता क्या है, उसके अंदर लगा होता है ट्रांसफॉर्मर, जो कि 220 वोल्ट के इस करंट को 5 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। अब उस 5 वोल्ट जो एसी करंट है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इस डीसी करंट के अंदर, और कन्वर्ट करने के लिए हम जिस युक्ति को काम में लेते हैं उसकी आज हमें करनी है चर्चा। तो सबसे पहले तो इस युक्ति का देखो नाम क्या है, वो नाम मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ। इस युक्ति का नाम है रेक्टिफायर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, दिष्टकारी। देखो क्या कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल रहा है, इसलिए इसका जो हिंदी में नाम होगा वो होगा दिष्टकारी। और ये जो काम करेगा, यानी जो भी ये काम करेगा, ये जो कार्यक्रम इसका संपन्न होगा, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, दिष्टकरण, या इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेक्टिफिकेशन। यानी आज हमें जो बात करनी है वो पूरी की पूरी हमें बात करनी है इसी रेक्टिफायर या दिष्टकारी को लेकर, कि हम किस प्रकार से अल्टरनेटिंग करंट को, हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा है, उसको दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी जो हमने मोबाइल की चार्जर का एक एग्जाम्पल काम में लिया था, उसी एग्जाम्पल से मैं आपको ये पूरा टॉपिक देखो अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ज़रूरत पड़ी, आपने यदि चाहा, आपकी यदि डिमांड हुई, तो जैसे कल मैंने प्रैक्टिकल वे के अंदर पूरा आपको डायोड का प्रैक्टिकल करके बताया था कि उसमें एक दिशिक धारा प्रवाह का गुण पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि आप लोग चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि इसका भी क्या आपको प्रैक्टिकल चाहिए। इसका भी हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। इसका भी हमें यदि आवश्यकता पड़ी, आप लोगों की डिमांड हुई, तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो अपन आज बात करते हैं इस रेक्टिफायर की, यानी दिष्ट करंट की, किस प्रकार से हम देखो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखना, हमारे मोबाइल चार्जर का एग्जांपल है, अपन काम में ले रहे हैं 220 वोल्ट का अपने पास एसी करंट है, ठीक है। मान लिया हमारे घर में जो लाइन है 220 वोल्ट की होती है, 230 वोल्ट रेटेड वोल्टेज होता है, लेकिन आता 200 भी है, 210 भी है, 220 भी है, और कई बार एक्स्ट्रा अपन बोलते हैं ना ओवर वोल्टेज आ गया, तो वो अलग अलग हो सकता है। हमारे मोबाइल चार्जर की जो सहीयता होती है ना, टॉलरेंस, वो अलग अलग होती है उसके अकॉर्डिंग। तो 220 वोल्ट का हमारे पास एसी करंट है। सबसे पहले तो हमें इसे कन्वर्ट करना है 5 वोल्ट के एसी करंट के अंदर। ये भी एसी करंट था आपका, देखना अभी एसी करंट है, और अभी भी ये भी क्या है, एसी करंट है। इसको आपने 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जिस युक्ति को काम में लिया, उस युक्ति का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मर नाम है। यानी आपने यहां पर जिस युक्ति को काम में लिया है वो तो क्या है, ट्रांसफॉर्मर, जिसको आपने पहले पढ़ा था, है ना, पहले पूरा जो पहले वाले चैप्टर उनके अंदर आपने पढ़ लिया। अब
इस 5 वोल्ट एसी करंट को हमें इस 5 वोल्ट के डीसी करंट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इस कन्वर्ट करने के लिए जिस युक्ति को हमें काम में लेना है उस युक्ति का नाम हमारा क्या है, रेक्टिफायर है, रेक्टिफिकेशन। अब इसको हम सर्किट डायग्राम बनाकर फिर उसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि असल में हमने किस प्रकार से डायोड का उपयोग करते हुए इस एसी को डीसी में बदलने का प्रयास कर लिया। अब इसके लिए जो आपका पूर्व ज्ञान थोड़ा सा वहाँ ये यहाँ पर काम आएगा, तो इसलिए आपको ज्ञान होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको पूरा डिटेल से देखो समझने के लिए चूंकि यहाँ पर आए हैं तो पूरा समझ कर जाएंगे। जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है, इस प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ होता है वो आप सभी को पता है, साइन वेव का ग्राफ होता है। अगर मैं इस तरफ समय को लेता हूँ, इस तरफ हमारे जो आपकी वाई एक्सिस है, इस पर मैं धारा को यदि लेता हूँ, या फिर आप इसको वोल्टा को भी आप ले सकते हैं, तो जो आपका एसी करंट होता है ना, वोल्टा को आप लेना चाहें तो वोल्टा को भी ले सकते हैं, और जो धारा है उसको लेना चाहें तो धारा को ले सकते हैं। ग्राफ कुछ इस प्रकार का आपको देखना प्राप्त होता है। एसी करंट का जो ग्राफ है वो बता रहा हूँ, ये इस प्रकार का। इस एसी करंट के ग्राफ की देखो परिभाषा भी हम एसी करंट से देते हैं, क्या कि ऐसी धारा या ऐसी वोल्टता जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ लगातार बदलते हों। देखना यहाँ पर इस जगह पे जो धारा है इसका मान, या फिर वोल्टता है इसका मान, या आई की जगह वी भी काम लेगा ना, वोल्टता है धारा कुछ भी हो, वोल्टता है धारा का मान यहाँ पर 0 है। थोड़ा सा देखना समय बढ़ा तो इस धारा के मान में या वोल्टता के मान में परिवर्तन आया, थोड़ा बढ़ा, फिर और बढ़ा, यहाँ पर आके देखना धारा या वोल्टता का मान अधिकतम हो रखा है, समय और बढ़ा तो इसका मान घटने लगा, और इस जगह पे आके फिर से धारा का मान 0 हो गया। फिर देखो दोबारा से जैसे समय बढ़ा तो इसका मान बढ़ा तो सही धारा का है या वोल्ट का, लेकिन विपरीत दिशा में बढ़ा है, अर्थात इसके मान में भी लगातार परिवर्तन आ रहा है और साथ ही साथ इसकी दिशा में भी लगातार परिवर्तन आ रहा है। ऐसा जो करंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एसी करंट, और इसका जो ग्राफ है उसको हम लोग बोलते हैं एसी करंट का ग्राफ। इसके अगर मैं बात करूँ इतर जो हमारा दूसरा प्रकार है डीसी करंट, उसके ग्राफ की, तो देखना जो डीसी करंट है हमारा, इसका ग्राफ हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये इधर समय हमारा चल रहा है और इस साइड आपकी आई या फिर वी, आप चाहे एसी वोल्टता को देख लो, चाहे डीसी वोल्टता को देख लो, और चाहे आप एसी करंट को देखो, चाहे आप डीसी करंट को देखो, दोनों के हमारे जो ग्राफ है वो बन रखे हैं। तो इसमें देखना जो ग्राफ होता है, थोड़ा सा मैं इसको सीधा बना दूँ, ये लो, ठीक है। तो अब देखना जो ग्राफ होता है डीसी करंट का, वो ठीक इस प्रकार का आपको ग्राफ प्राप्त होता है, बिल्कुल से एक स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन आपको देखो क्या बता रही है, न तो देखो ये ग्राफ नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में गया, नीचे नेगेटिव डायरेक्शन है, -v अपन ले सकते हैं, -i इसको बोल सकते हैं। देखो न तो ग्राफ नीचे गया, यानी इस जो मध्य रेखा है इससे हमेशा ऊपर की दिशा में रहा। दूसरी बात, इसका मान देखो बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, बिल्कुल से सीधी रेखा में प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ऐसी धारा या ऐसी वोल्टता जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ अपरिवर्तित रहे, नियत रहे, ऐसी जो धारा होती है, ऐसा जो विभव होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी धारा या डीसी विभव। तो अर्थात ये जो हमारा ग्राफ है ये कौन सा हो गया, डीसी करंट के लिए, डीसी वोल्टता के लिए हमारा ग्राफ हो गया। अब हमें करना क्या है कि इस एसी करंट वाले ग्राफ को इस डीसी करंट वाले ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना है। ये जो आपको ग्राफ है वो धारा के लिए या वोल्टता के लिए प्राप्त हो रहा है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें रेक्टिफायर को काम में लेना होगा। तो असल में आपका रेक्टिफायर करेगा क्या, इस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, अर्थात ये जो ग्राफ है हमारा इस ग्राफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। चलो प्रयास करते हैं कैसे हम इसको करेंगे क्या, हमारे पास सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर हम लगाएंगे, उस ट्रांसफार्मर से हम जो है धारा के मान में या वोल्टा के मान में पहले तो कमी लाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेक्टिफायर के थ्रू उस एसी करंट को डीसी में बदलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ट्रांसफार्मर वगैरह आप सब पिछले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हो, तो ज़्यादा कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। देखना ये मैं इनपुट करंट दे रहा हूँ, यहाँ से इनपुट एक सिग्नल है, और ये ट्रांसफार्मर की हमारी प्राइमरी कॉइल है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल होगी, और ये जो दोनों आपके सिरे हैं वो इनपुट सिरे हैं। इसके बाद ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल है जिसमें कि फेरे इस प्राइमरी कॉइल से ठीक विपरीत दिशा में यानी इसके उल्टे होंगे। ये लो, ये आपकी दूसरी कॉइल बन गई और ये तैयार हो गई, ये आपका ट्रांसफार्मर है। फिर अपन ने क्या किया, इस ट्रांसफार्मर के इस हिस्से पर एक डायोड लगा दिया। हमने क्या किया, एक डायोड को यहाँ पर यूज़ किया है इस वाले हिस्से पर। नाम दे देते हैं इसका, ये वाला जो हिस्सा है ए पॉइंट दे देता हूँ इसको नाम में, इसको नाम में दे देता हूँ बी पॉइंट, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ से जो आउटपुट निकला है और यहाँ से जो आउटपुट निकला है, दोनों को अपन ने एक बाहरी जो सर्किट आ गया, मान लो कि यहाँ पे, या इसको अपन और भी आगे ले जाना चाहे तो और आगे ले जाके फिर आगे कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये हमारा क्या है, आउटपुट सर्किट बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी युक्ति हमें लगानी है वो हम युक्ति यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे जो लोड प्रतिरोध है वो हमने लगा दिया RL, जिसको कि आपने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ रखा है।
तो अब इसके अंदर देखते हैं अपन, जो हमने डायोड लगाया है इसके लिए पहले अपन कुछ चीज़ें फिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमने एसी करंट इसके अंदर प्रोवाइड किया है। तो ये देखना यहाँ पे जो अपन ने इनपुट वोल्टेज दिया है वो एसी है, यानी एसी प्रकार का इसके अंदर करंट हम लोग इनपुट करवा रहे हैं। यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है वो हमें आउटपुट देगी, इसको मैं VS लिख देता हूँ, यानी सेकेंडरी कॉइल के जो सिरों पर विभवांतर यहाँ पे उत्पन्न होगा उसको VS से मैंने दिखाया। जो आपका लोड प्रतिरोध लग रहा है या फिर जो आपका आउटपुट वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ताकि अपन यहाँ पे जो है वोल्ट मीटर से वोल्टेज डिफरेंस जो है वो चेक कर सके इन दोनों के सिरों के मध्य। इसको मैं देखना VO से लिख देता हूँ। VO का मतलब वोल्टेज आउटपुट का वोल्टेज है ना, ये तो आपके इनपुट का वोल्टेज, ये आपके आउटपुट का वोल्टेज। अब देखना हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैंने यहाँ पे इसके इस सिरे से प्रत्यावर्ती जो धारा है या प्रत्यावर्ती जो वोल्टता है वो यहाँ पर आरोपित करी इस ट्रांसफार्मर के दोनों सिरों के ऊपर। यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को आप दर्शाने के लिए ऐसे सिग्नल भी बना सकते हो। देखो ये जो सिग्नल है ना, ये प्रत्यावर्ती धारा का होता है, जरूरी नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अपन इनपुट वोल्टेज जो एसी करंट दे रहे हैं, यानी हम जो यहाँ पर इसमें वोल्टता प्रयुक्त कर रहे हैं वो तो कैसी है, ये देखो ये ऐसे ग्राफ वाली, ये हम एसी करंट जो है वो इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एसी करंट हमने इनपुट में डाला, ये जो है VI मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समय के साथ इस प्रकार से ग्राफ हमारा चलता जा रहा है। अब यहाँ पर देखना जो हमें आउटपुट मिलेगा वो किस प्रकार का मिलेगा, समझने का प्रयास करते हैं। अब इस एक बार ग्राफ को देखना आप लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जब चलता हूँ, यानी इतना जो चक्कर है इसको मैं बोलता हूँ पहला आधा चक्कर। दूसरा यहाँ से लेकर जब मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ तो इसको मैं बोलता हूँ दूसरा आधा चक्कर। ये पहला आधा चक्कर और दूसरा आधा चक्कर, आधा प्लस आधा मिलकर बनता है एक पूरा चक्कर। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता का एक चक्कर इतना बड़ा होता है, उसमें 2 बार अधिकतम मान भी आता है और 2 बार उसमें शून्य मान भी आता है। तो हमने क्या देखा, जो पहला आधा चक्कर था, इस आधे चक्कर के दौरान जो धारा या वोल्टता का मान था वो रहा धनात्मक दिशा में। ऊपर वाली दिशा को हम पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाली को हम नेगेटिव मानते हैं। धनात्मक दिशा रही और दूसरे आधे चक्कर के दौरान जो आपका धारा है या वोल्टता इसकी दिशा नेगेटिव रही। अब एक बार अपन एक चीज़ को यहाँ पे नोट करते हैं, इस डायोड का ये वाला हिस्सा P होता है, ये वाला हिस्सा N होता है। हमने परसों वाली वीडियो के अंदर डिटेल से डायोड को पढ़ा था तो हमें पता है। अब सपोज करते हैं जो आपकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है उसका एक जो सिरा है वो इस तरफ है, दूसरा सिरा इस तरफ है। जब हम पहले एक चक्कर की बात करते हैं उस समय मान लेते हैं कि जो धारा इसका ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल का जो ये वाला ए वाला जो हिस्सा था या ए वाला जो सिरा है ट्रांसफार्मर की कॉइल का, वो तो बिहेव कर रहा था इस पॉजिटिव वाले हिस्से की तरह, और जो आपका दूसरा वाला बी वाला हिस्सा वो बिहेव कर रहा था इस नेगेटिव वाले हिस्से की तरह। ठीक है, तो अब हुआ क्या, जो पॉजिटिव हिस्सा था यहाँ से वो तो देखो इस डायोड के साथ कौन से क्रम में आ गया। आप सभी को पता है फॉरवर्ड बायस जो होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो इस डायोड का P हिस्सा है वो पॉजिटिव के साथ होना चाहिए और जिसका N हिस्सा वो नेगेटिव के साथ होना चाहिए, तब तो उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। अब देखना, चूंकि मैंने बताया कि A जो सिरा है वो इसका वो पॉजिटिव की भांति बिहेव कर रहा है और ये जो P हिस्सा है ये खुद भी उस पॉजिटिव के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इस कारण से जो डायोड है वो अग्र बायस के अंदर आ गया। और आप सभी को पता है डायोड की खास बात है कि डायोड फॉरवर्ड बायस के अंदर या फिर अग्र बायस के अंदर धारा का चलन करेगा। अब जैसे ही धारा का चलन करेगा तो आप सभी को पता है कि जो धारा है वो यहाँ से पार होकर आपको आउटपुट वोल्टेज में मिल जाएगी। यहाँ पे तो कोई डायोड है ही नहीं, तो यहाँ पे तो कोई जोड़ है ही नहीं, इस तरफ से जो भी धारा आएगी वो तो यहाँ पे पहुँचेगी। लेकिन यहाँ की दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे हमने डायोड लगा रखा है, अगर ये फॉरवर्ड बायस में होगा तभी धारा का चलन करेगा। तो हमने पहले इस आधे चक्कर के दौरान तो क्या देखा, ए सिरा क्या था, धनात्मक था, तो यहाँ से धारा आगे पहुँच गई। अब इस आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ बना के देखते हैं किस प्रकार का हमें प्राप्त होता है। इसका देखना ग्राफ मैं यहाँ पे बनाता हूँ आप सबके सामने। ये आपका आउटपुट वोल्टेज है और ये हमारा समय है। तो हमने क्या देखा कि जो ग्राफ है हमारा वो इस प्रकार का हमें प्राप्त हो रहा है। ये जो आपका आउटपुट वोल्टेज था ना, ये इतना आधा चक्कर वाला, तो ये आधे चक्कर वाला जो पूरा का पूरा वोल्टेज था वो हमें इसके थ्रू पार होकर पूरा का पूरा मिल चुका। तो देखना यहाँ से लेके यहाँ तक का ऐसा पूरा का पूरा जो ये कर्व था, यानी आधा जो चक्कर था पूरा का पूरा हमें यहाँ पे आउटपुट पे मिल चुका, कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं दूसरे आधे चक्कर की बात करते हैं। अब दूसरे आधे चक्कर के दौरान क्या होगा, इनकी दिशा बदल जाएगी। जो आपका ए हिस्सा है वो तो इस बार बन जाएगा नेगेटिव और जो आपका बी हिस्सा है वो इस बार बन जाएगा ये आगे वाला पॉजिटिव। तो ऐसी स्थिति में जब आपका ए सिरा नेगेटिव बन गया और आपके डायोड की पी सिरे के साथ में जुड़ गया तो आपका डायोड आ गया रिवर्स बायस के अंदर। इस स्थिति में डायोड धारा का चलन नहीं करेगा, अर्थात ये जो आधा चक्कर है ना नीचे जो आपको दिख रहा है ऋणात्मक जो आधा चक्कर है वो हमें यहाँ पे प्राप्त नहीं होगा। ये इतना जो हिस्सा है वो आपको खाली ही दिखेगा, अर्थात इतनी दूर में आपको कोई भी धारा प्रवाहित होती हुई दिखाई नहीं देगी, कोई भी आउटपुट वोल्टेज आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मत दिखाई देने तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने इसके आगे बना रखा है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा बड़ा बन जाए और हमें अच्छा एक इससे निष्कर्ष प्राप्त हो जाए। फिर क्या हुआ,
यहाँ तक पूरा एक चक्कर हो चुका। अब दूसरे चक्कर के अंदर अपन चलते हैं। दूसरे चक्कर का ये जो पहला आधा चक्कर है इसकी बात करते हैं। फिर से आपका जो ए सिरा था वो पॉजिटिव साइड में आ गया और आपका जो डायोड है इसका पी सिरा इस पॉजिटिव के साथ में जुड़ गया। तो फिर से जो आपका डायोड है फॉरवर्ड बायस के अंदर आ गया, यानी धारा का फिर से चालन करेगा। अब जैसे धारा का चालन करेगा तो ये जो इतना आधा हिस्सा है ये फिर से हमें आउटपुट वोल्टेज के रूप में यहाँ पे मिलेगा, अर्थात फिर से हमें ये जो वक्र है वैसे प्राप्त होगा। फिर दोबारा बात करते हैं। अब इस बार ये वाला हिस्सा जैसे अपन यहाँ पे पहुंचेंगे तो फिर से आपका ए सिरा नेगेटिव हो गया। अब जैसे नेगेटिव हो गया तो आपका डायोड रिवर्स बायस के अंदर आ चुका। इस बार ये धारा का चालन नहीं करेगा, अर्थात फिर से हमें इतना गैप जो प्राप्त होगा। ठीक है, इतनी दूरी में हमें कोई धारा नहीं मिलेगी। फिर इससे आगे चलेंगे तो फिर से देखना ऊपर वाला ये कर्व आएगा और आपका जो डायोड का ए जो पी सिरा है ना ये इस ए के साथ में आएगा और ए आपका इस बार पॉजिटिव है। तो फिर से हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज के रूप में धारा या वोल्टेज प्राप्त होगा। अर्थात इस दृष्टि कार्य के अंदर हमें क्या हुआ कि जो आपकी पूरी एक इतनी बड़ी तरंग थी, इस पूरी तरंग का हमें केवल आधा हिस्सा देखो प्राप्त हो रहा है। अगली इस पूरी तरंग का फिर से हमें देखना है केवल एक आधा हिस्सा प्राप्त हो रहा है। उससे अगली तरंग का भी हमें केवल एक आधा हिस्सा प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हमने क्या किया कि जो धारा की दिशा और मान दोनों बदल रहे थे ना, अभी हमें डीसी को प्राप्त करना है। पूरी तरह से तो डीसी अपन प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन देखो डीसी की खासियत क्या थी कि इसके मान और दिशा दोनों समय के साथ नियत रहे। तो देखो हमने मान तो नियत यहाँ पे नहीं कर पाए, देखो मान तो बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन हमने दिशा नियत कर दी। कैसे? देखो पहले जिस एसी करंट की दिशा ऊपर नीचे प्लस माइनस दोनों तरफ थी, अब आउटपुट वोल्टेज के अंदर उसकी दिशा केवल और केवल ऊपर वाली ही बची है। नीचे वाली हमने सारी धारा को खत्म ही कर दिया, नीचे वाले सारे वोल्टेज को हमने खत्म कर दिया। अर्थात हमने जो धारा की दिशा थी वो तो सेम कर दी, वो तो हमने नियत कर दी। अभी भी मान हमारा नियत नहीं हुआ है, उसके लिए हम आगे यूज करेंगे, आगे अपन बताएंगे। लेकिन जो मेन बात है, मुख्य बात है, वो यहाँ पर देखना क्या निकल कर आई है कि हमने इस पूरी एक तरंग का आधा हिस्सा ही रेक्टिफाई किया है, यानी आधा हिस्सा ही दिष्टकारी के द्वारा हमने दिष्टकरण करके इसको डीसी धारा के अंदर कन्वर्ट किया है। यानी ये जो आपका रेक्टिफायर अभी बना है, यहाँ पे जो युक्ति ना, इस युक्ति का नाम है रेक्टिफायर। इसने चूंकि वोल्टता या धारा की आधी तरंग को ही काम में लिया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी। यानी इस पूरी में से आधी तरंग को ही काम में लिया, आधी तरंग को ही दिष्टकरण की प्रक्रिया के द्वारा दिष्ट धारा में बदला, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट इसका नाम है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी। दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर। इंग्लिश में अगर इसको अपन लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, ये इसका नाम है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, जो परीक्षा के अनुसार अपन क्वेश्चंस की बात करें तो उसकी अपन देखो बात करते हैं कि इस हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर आप कितने नंबर ऑफ डायोड्स काम में लेते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हम केवल और केवल एक ही डायोड को काम में लेते हैं। ठीक है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसमें आपका डायोड जब फॉरवर्ड बायस के अंदर होगा तभी आपको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा, अदरवाइज आपको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, आपको खाली जगह प्राप्त होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की बात थी। अब देखना हाफ वेव रेक्टिफायर अपने लिए काम का है कि नहीं, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते। मुझे आप एक बात बताओ, अगर आपको कोई बोले कि आपके पास एक नहीं, मान लो 10 बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं, ज़्यादा मोटी नहीं है, छोटी छोटी है, आपको कोई बोल दे कि यहाँ से आपको 10 किलोमीटर दूर वो बर्फ़ की सिल्लियाँ लेकर जानी है। ठीक है, और ज़्यादा भारी नहीं है, आप ये मान के चलते हैं, और उन बर्फ़ की सिल्लियों को आपको दे रखा है किसी छोटे मोटे किसी कपड़े के थैले के अंदर डाल के दे रखा है कि इनको 10 किलोमीटर दूर लेके जाना है। अब आप एक बात मुझे बताओ, अगर आप 10 किलोमीटर दूर पैदल चल कर जाते हो, ठीक है, तो वो बर्फ़ की सिल्लियाँ रास्ते के अंदर पिघल जाएगी, और जब आप वहाँ पे पहुँचोगे आपके गंतव्य स्थान पे, चलो 10 किलोमीटर हो सकता है आपके लिए ज़्यादा हो जाए, 2 किलोमीटर मान लेता है, 2 किलोमीटर दूर आप जब उसको लेके पहुँचोगे तो हो सकता है कि आपकी बर्फ़ की जो 10 सिल्लियाँ थी, जिनका वजन अपन मान लेते हैं कि एक बार 20 किलो था, अब उनका वजन वहाँ पे पहुँचते मुझे चूँकि पिघलती गई, पिघल कर पानी तो नीचे आता गया थैले से, तो अब वो मान लो 2 किलो ही बची। ऐसे में आपके वो कोई काम की नहीं रहा, आपकी पूरी मेहनत बेकार की, इतना सारा वजन आप वहाँ से कैरी करके लाए थे, और जहाँ पर आपको 20 किलो की जरूरत थी वहाँ पे आप 2 किलो ही पहुँचा पा रहे हो। इसका मतलब आपकी क्षमता तो बहुत ही घट गई, यानी जो आपका कार्य क्षमता थी, जो आपके कार्य करने की क्षमता थी, या जो आप बात करो ना कार्य दक्षता थी, वो तो घट चुकी, कोई काम नहीं है ये तो अब इसके बदले अगर आपको कोई बोल दे कि ये खड़ी गाड़ी और इसमें डालो गियर 4th में और फटाफट 70-80 की स्पीड में इसको लेके चले जाओ, आप पहुंच गए वहाँ पे 2 ही मिनट के अंदर, आपकी 20 किलो बर्फ़ थी, उसमें से 200 ग्राम जो बर्फ़ है वो पिघलकर पानी के अंदर कन्वर्ट होगी, बाकी आपने 19 किलो 800 ग्राम बर्फ़ जो है वहाँ पे पहुँचा दी। तो अभी कार्य दक्षता कितनी अच्छी होगी, है ना।
अब यहाँ पर अपन कंपैरिजन करके देखते हैं, एक आपने इतनी बड़ी पूरी वेव दी थी इसको इनपुट के अंदर यहाँ पे, लेकिन आउटपुट में ये नालायक दे रहा है आपको हाफ वेव। कोई काम की है क्या? नहीं है, इसलिए इस हाफ वेव रेक्टिफायर को अपन काम में नहीं लेते, खास कोई इसका यूज़ नहीं। कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं? आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लाइट्स ऐसी होती है जो ब्लिंक करती है ना, ऐसे चस बुतती है, ऑन होती है, बंद होती है, मारवाड़ी में जिसको हम लोग बोलते हैं चसना बूतना, है ना, चसबूत होती है। ऐसी जो लाइट्स होती है कहाँ पे, तो वहाँ उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि हाफ वेव तक तो करंट आ रहा है, फिर कुछ देर के लिए करंट रुक गया, बहुत ही जल्दी ब्लिंक करती है ये, तो इस हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज़ अपन वहाँ कर सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो हम युक्तियाँ बनाते हैं, जो आपके मोबाइल का चार्जर है, उसमें हम इसका यूज़ नहीं करते। तो अब हम क्या करें कि हमें इस पूरी जो वेव है इसका आउटपुट यहाँ पे मिल जाए, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि आधी वेव तो नष्ट हो रही है हमारी। इस आधी वेव को चूंकि हमें काम में लेना है ताकि हमारी जो दक्षता है वो बढ़ सके, तो इसके लिए हम देखो क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा भाई, ये जो एक अकेला डायोड है वो जब इसके आधे चक्कर को काम में ले पा रहा है, तो जो बचा हुआ दूसरा आधा चक्कर जिसको ये काम में नहीं ले पा रहा, उसको कैसे ना कैसे काम में लिया जाए। तो उसको काम में लेने के लिए हमने क्या किया, सोचा कि एक और डायोड लगा दिया जाए। क्यों? देखना, जिस समय ये आपके पॉजिटिव था ना, उस समय ये नेगेटिव था। तो जिस समय ये पॉजिटिव था तब तो ये धारा का चलन कर पा रहा था, और ये नेगेटिव था तो नहीं कर पा रहा था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब ये वाला नेगेटिव हो गया, उस समय ये तो धारा का चलन नहीं कर पा रहा, लेकिन ये तो पॉजिटिव है ना। अगर हम एक डायोड यहाँ पर और लगा दें तो क्यों ना ये डायोड के अंदर से पार होकर आउटपुट में अपन को वोल्टेज दे सकता है ना। बिल्कुल सही बात है भाई, जब ये नेगेटिव है तभी तो नहीं कर पा रहा, लेकिन उस समय ये तो पॉजिटिव ही है, तो अगर क्यों ना अपन यहाँ पर एक डायोड को लगा दें, तो उस डायोड को लगाने से हमें आउटपुट के अंदर चूंकि हमें वोल्टेज पूरा मिल सकता है, अपन बड़े आराम से उसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, हमें यहाँ पर केवल और केवल एक डायोड और बढ़ाना है। ये क्या बन जाएगा आपका फुल वेव रेक्टिफायर। देखो मैंने यहाँ पे आपको एक डायोड बढ़ा दिया। अब जिस समय ये नेगेटिव होगा उस समय पॉजिटिव होगा, और जब ये पॉजिटिव होगा तो आपको आउटपुट के अंदर एक करंट प्रोवाइड कराएगा। लेकिन इसमें हम करते क्या है कि जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर एक मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। ये जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स होते हैं इनके अंदर के आउटपुट में आपको 2 वायर मिलते हैं, लेकिन अगर अपन बात करें कुछ ट्रांसफार्मर्स ऐसे आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर, तो उनके अंदर आउटपुट के अंदर अपन को 3 वायर दिखते हैं। एक जो वायर होता है वो बिल्कुल इन ट्रांसफार्मर की कुंडली के बीच में से निकलता है, उसको मध्य निष्कासित इसीलिए बोला, मध्य से निष्कासित होने के कारण उसको बोला हमने मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर। और जो बचे हुए 2 वायर होते हैं वो कुंडली के जो एक कॉइल है आपकी इसके इस सिरे से, और जो दूसरा होता है वो उसके लास्ट सिरे से, यानी एंडिंग जो पोजीशन होती है उससे जुड़कर बाहर आते हैं। तो हम उसी के जरिए बनाते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए हमें वही एग्जाम में बनाना है, तो अपन उसी से देखो उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये तो था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, कोई समस्या नहीं थी। अब हमें बनाना देखो फुल वेव रेक्टिफायर, तो मैं इसके अंदर हल्की सी एडिटिंग करूंगा, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखो हमें करना क्या है कि जो आपका ये ट्रांसफार्मर था इसकी जो कुंडली थी ना, जो सेकेंडरी जो उसकी कॉइल थी, सेकेंडरी जो उसकी कुंडली थी, द्वितीय कुंडली, उसको हमने क्या करना है, ऐसे बीच में से एक इससे वायर अलग से निकालना है। और ये जो आपका डायोड हमने लगाया है और जो ऊपर वाला डायोड है, इन दोनों को हमें मिला देना है। यानी जो आपके इस ट्रांसफार्मर के जो दोनों सिरे ना, लास्ट वाले दोनों सिरे, इनको हमें 2 डायोड लगाकर और आपस में अटैच कर देना। इतना सा काम किया यहाँ पे तो। और हमने क्या किया कि इसके जो बीच में से हमें, चूंकि हमने नाम बोला ना मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर, तो इसके बिल्कुल से मध्य में से एक हमने वायर को और निकाला, जो इस कुंडली के बिल्कुल से सेंटर में देखो लगा हुआ है, जो कुंडली ना उसके साथ सेंटर में अटैच है। ये हमें देखो एक आउटपुट वोल्टेज की ओर लेके जा रहा है। और ऐसे ये जो आपका वायर है ना, दोनों आपके डायोड आपस में कनेक्ट है, तो कहीं से भी आप इसका दूसरा सिरा जो है उसको आप प्राप्त कर सकते हो। ये आपको प्राप्त हो गया। आप यहाँ पर लोड प्रतिरोध को लगा सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो समझ तो गए ना, ये जो आपके एंड वाला पोजीशन था उसके एंड वाला पोजीशन थी, दोनों को हमने एक डायोड के माध्यम से जोड़ा और लास्ट में जाके आपस में अटैच कर दिया। और इससे एक अपन ने वायर निकाल लिया और एक हमने बीच में से वायर निकाला। यहाँ पे देखो मैंने लगा दिया एक लोड रेजिस्टेंस, ये है हमारा RL। और यहाँ पे जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ VO से, यानी आउटपुट वोल्टेज। अब देखना ये जो रेक्टिफायर है ये किस तरह से काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये आपका पॉजिटिव होगा उस समय ये वाला डायोड अग्र बायस में होगा और आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, यानी ये वाला ग्राफ आपको मिल जाएगा। इतनी देर मिला तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब समस्या तो कब आई थी, जब आपका A सिरा नेगेटिव हो गया था और B सिरा आपका पॉजिटिव हो गया था। तो वहां पे चूंकि डायोड उपस्थित नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो डायोड हमारे पास उपस्थित है। तो अब देखना जैसे ये वाला सिरा आपका नेगेटिव हो जाएगा उस समय यहाँ से, ये वाला सिरा आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला सिरा आपका उस समय पॉजिटिव होगा, तो उस समय यहाँ से ये वाला डायोड चूंकि अग्र बायस में आ चुका, चूंकि अग्र बायस में है, अतः इस बार ये धारा का चलन कर देगा। और ये वाला जो हिस्सा था ना, ये वाला हिस्सा, चूंकि आपको देखो एक फॉरवर्ड बायस से यहाँ पे करंट मिलेगा, तो आपका ये वाला जो हिस्सा होगा ना धारा का, जो नीचे था यहाँ पे, वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ऊपर, इस प्रकार से। ये बात समझे कि नहीं समझे? अब दोबारा देखते हैं।
दोबारा से ये तो हो गया नेगेटिव और ये इस बार ये फिर से पॉजिटिव हो गया। तो जैसे ये पॉजिटिव होगा तो ये आपका ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस के अंदर आ चुका, तो चूंकि फॉरवर्ड बायस में है तो इस बार ये धारा का चलन करेगा और आपको आउटपुट में यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। इस समय नेगेटिव था, अब जैसे हाफ वेव खत्म हुई फिर से ये वाला नेगेटिव हो गया और ये वाला पॉजिटिव हो गया इस बार, तो इस बार ये धारा का चलन करेगा और ये जो हाफ वेव थी ना यहाँ पे, जो पहले काम में यहाँ पे देखो नहीं आ रही थी, वो इस वक्त यहाँ पे काम में आएगी और ये आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से लगातार आपकी जो पूरी वेव है वो इस पूरे आउटपुट के अंदर आपको मिलने लग जाएगी। अर्थात इस प्रकार का रेक्टिफायर आपकी तरंग को पूरी काम में ले रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूरी की पूरी तरंग को काम में ले रहा है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी इसका नाम हो गया। इसका नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया अभी तक कि जो हमारा एसी करंट था इसको हम डीसी में बदलने की कवायद कर रहे थे। तो हमने अभी तक देखना कितनी सफलता अर्जित कर ली है। हमने किया क्या, इस एसी करंट को सबसे पहले तो इन डायोड के माध्यम से गुजारा और डायोड के माध्यम से गुजारकर जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिला उसके ग्राफ को हमने देखा। तो हमने क्या कर लिया कि इसमें जो धारा की दिशा थी या वोल्टेज की जो दिशा थी वो आपकी परिवर्तित हो रही थी लगातार समय के साथ। अब हमने उसकी दिशा को तो परिवर्तित होने से रोक दिया, संपूर्ण जो दिशा वो तो हमने एक कर दी, लेकिन अभी तक हम जो इसके मान हैं उसको नियत नहीं कर पाए। यानी हमने दिशकरण की प्रक्रिया के अंदर कितनी सफलता हासिल कर ली कि जो धारा की दिशा थी उसको तो हमने एक कर दिया, एक जैसी कर दिया, यानी नियत कर दिया, लेकिन मान को अभी तक हम नियत नहीं कर पाए और हम खाली इन डायोड की मदद से कर भी नहीं सकते। तो अब हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे जो आउटपुट वोल्टेज है आपका डीसी जो करंट जिसको हम लोग यहाँ पर ऐसा चाह रहे हैं उसको ऐसा बना दें अपन। तो ऐसा हम क्या करें कि ये डीसी जो है अपन को बिल्कुल नियत मान वाला भी प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो आपका यहाँ पे रेक्टिफायर बन के आया है, इस रेक्टिफायर के आगे एक छोटी सी युक्ति का और उपयोग करते हैं। अब उस युक्ति को कहते क्या है उसकी बात करते हैं, उससे पहले मैं बोर्ड को पूरा एक बार क्लीन कर देता हूँ। तो हमें करना क्या है कि जो हमारा एसी करंट था, इस एसी करंट को हमने डाला रेक्टिफायर के अंदर, ठीक है। रेक्टिफायर ने हमें उस एसी करंट को कन्वर्ट करके दे दिया डीसी करंट, लेकिन ये जो डीसी करंट था अभी तक इसकी जो दिशा है वही केवल नियत हम लोग कर पाए, इसकी जो मान था उस मान को नियत नहीं कर पाए। तो अब हम क्या करेंगे, जो इस रेक्टिफायर से अपन को आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उस आउटपुट वोल्टेज को हम एक दूसरी युक्ति के अंदर डालेंगे और उस दूसरी युक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, उस युक्ति का देखना नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समकारी फिल्टर। समकारी फिल्टर, आप केवल यहाँ पे फिल्टर को काम में ले सकते हो, तो केवल मैं यहाँ पे एक बार फिल्टर लिखता हूँ क्योंकि फिल्टर का एक प्रकार होता है समकारी फिल्टर। फिल्टर कई प्रकार के हो सकते हैं लेकिन हमें जिस फिल्टर की बात करनी है वो है समकारी फिल्टर। तो एक बार तो मैं यहाँ पे केवल और केवल फिल्टर नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका है फिल्टर। इस फिल्टर से निकलने के बाद जो हमें धारा प्राप्त होगी ना वो ठीक ऐसी ही धारा होगी जैसी हमें चाहिए। यानी जो हमें आवश्यकता है वो केवल इस रेक्टिफायर से कंप्लीट नहीं होने वाली, हमें इसके साथ में एक छोटी सी युक्ति और जोड़नी पड़ेगी। फिल्टर जो क्या करेगा, इस में से जो एसी के भाग है उसको फिल्टर करेगा और केवल जो आपको डीसी करंट है, प्योर जो डीसी करंट है वो आउटपुट के अंदर प्रोवाइड करवाएगा। अब बात करते हैं फिल्टर की भी, ठीक है। ये भी क्या भला है देख लेते हैं इसको। तो देखो फिल्टर का काम क्या करता है, आपने मान लिया कि जो आपकी एसी आउटपुट है, ये आपका अभी तक एसी आउटपुट है जिसको कि आप वी आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनपुट आप लोग दे रहे हैं। अभी जो अभी आपने देखो रेक्टिफायर तक हमने बात कर ली थी ना, वी ओ आया था यहाँ पे, रेक्टिफायर के जो एंड में आया था ना वी ओ, उसको हम लोग देखो यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं किसके अंदर, समकारी फिल्टर के अंदर। अब समकारी फिल्टर देखना होता कैसा है, कुछ भी नहीं है समकारी फिल्टर के अंदर। ये आपका दोनों जो वायर है जो कि इस ट्रांसफॉर्मर या रेक्टिफायर के बाद में आ रहे हैं, इनमें देखना यहाँ पे एक होता है लैक्टेंडेंस, एक यहाँ पे कुंडली होती है प्रेरकत्व जिसको हम लोग बोलते हैं वो, और साथ में हम लोग क्या करते हैं एक संधारित्र, एक कैपेसिटर को यहाँ पे यूज करते हैं। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इस इतनी युक्ति को हम लोग बोलते हैं समकारी फिल्टर। हमें बात करें समकारी फिल्टर की, हमारे जो सिलेबस में है वो है समकारी फिल्टर। फिल्टर में कौन सा एक प्रकार होता है, समकारी फिल्टर का। तो देखो समकारी फिल्टर करता क्या है, यहाँ पे इसमें आपको एक कुंडली दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको एक संधारित्र सी दिखाई दे रहा है। अब ये किस प्रकार से आपस में मिलकर हमें जो प्योर डीसी करंट है उसको प्रोवाइड करवाएंगे या डीसी जो वोल्टेज है उसको प्रोवाइड करवाएंगे, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो अपन आउटपुट में इनपुट में जो उसको दे रहे हैं वो तो है एसी करंट या एसी वोल्टेज, डीसी आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा। तो देखते हैं अपन
आपने अभी भी देखा जो हमारा ग्राफ था वो कुछ इस प्रकार का था, है ना, इस प्रकार से हमें ग्राफ मिल रहा था। यानी उसके अंदर एसी का कुछ भाग तो था ही, क्योंकि मान लगातार बदल रहा था, केवल दिशा ही नियत हुई थी। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो आपका प्रेरकत्व है, इसकी एक खास बात होती है कि जो आपका प्रेरकत्व L है, इलेक्ट्रोडेंस है, ये आपके डीसी करंट को तो जाने देता है, यानी डीसी को तो उपपथ प्रदान करता है। उपपथ का मतलब क्या, इसको जाने के लिए बोलता है कि जा तो जा सकता है, तेरे को कोई मना नहीं है। लेकिन ये जो आपका प्रेरकत्व है, ये एसी जो करंट होता है ना, उसको नहीं जाने देता, अपने अंदर से जाने नहीं देता। अब आपको भी पता है कि दुनिया में 100% आदर्श चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है ना, आदर्श केवल नाम ही है, लेकिन 100% आदर्श कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो प्रेरक तो हालांकि केवल डीसी को जाना देता है, एसी को पूर्णतः रोक देता है, लेकिन फिर भी कुछ एसी का भाग ऐसा होता है जो नालायक इसके अंदर से पार होके चला ही जाता है। तो अब इसका निपटारा करना जरूरी है, तो हमने कुछ नहीं किया, इसके आगे एक हमने संधारित्र और लगा दिया। अब संधारित्र की खासियत देखना क्या है, जो आपका संधारित्र है, आपका कैपेसिटर है, उसकी खास बात है कि ये एसी को तो जाने देगा, इसका उल्टा है एकदम। एसी को तो कहेगा तू तो जा सकता है, लेकिन ये डीसी को बोलेगा ना बाबा ना, तुझे मैं नहीं जाने दूंगा। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे जो हमने एसी करंट डाला, उस एसी करंट के अंदर कंप्लीटली एसी नहीं है, क्योंकि देखो हमने अभी भी जो ग्राफ बनाया था उसके अंदर हमने दिशा तो निर्धारित करी थी, दिशा तो हमारी नियत हो चुकी, लेकिन मान केवल नियत नहीं हो पाया। तो कंप्लीटली तो एसी करंट नहीं कहेंगे अपन उसको, न कंप्लीटली उसको डीसी करंट कहेंगे। हाँ, उस करंट की जो दिशा है या उस वोल्टेज की जो दिशा वो तो हमने नियत कर दी, लेकिन मान नियत नहीं है। तो जो हल्का फुल्का उसके अंदर एसी का पार्ट है, इसको साथ में मैं डीसी भी लिख देता हूँ ऑब्लिक लगा के। तो जो करंट हम इसके अंदर, जो वोल्टेज इसके अंदर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ये आपका प्रेरक तो क्या करेगा, उसमें से डीसी जो करंट होगा या डीसी वोल्टेज होगा उसको तो कहेगा तू तो भाई जा, और एसी को अधिकतम यहाँ पे रोक लेगा, जितना ये रोक सकता है उतना रोक लेगा। लेकिन जैसे जो आपका डीसी वो तो चलो पार होकर यहाँ पे आउटपुट पे चला गया, एक तो आपका सीधा जा रहा था, डीसी जो करंट था वो आपका सीधा आउटपुट में चला गया। लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में नालायक जो एसी करंट इसके अंदर से पार हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों, देखो ये करंट यहाँ से यहाँ भी तो आएगा नीचे, तो ये आपका संधारित्र क्या है, डीसी को तो बोलेगा तेरे को तो आने नहीं दूंगा, तो डीसी तो इसके अंदर से जाने से तो डीसी को लास्ट में जाना तो पड़ेगा बाहर ही, लेकिन एसी करंट को ये अपने अंदर से आने देगा। तो जैसे एसी करंट कोई अगर बाहर निकलेगा इस एल से, तो यहाँ पे आएगा और संधारित्र क्या करेगा, उसको अपने में से प्रवाहित करेगा, वापस से कहाँ भेज देगा, इस सर्किट के अंदर भेज देगा, वापस से सर्किट में भेज देगा, आउटपुट में नहीं भेज रहा उसको, वापस से इसको सर्किट में भेज देगा। इसका मतलब एसी जो करंट है वो कंप्लीटली यहाँ पर आके रुक जाएगा, और जो डीसी करंट है वो हमारा आउटपुट के फॉर्म में आगे जाएगा और हमें ठीक ये वाला ग्राफ मिल जाएगा। इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था। हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, इस वाले करंट से करी थी, या इस वाले विभव से हमने विभवांतर से या ऐसे वाले वोल्टेज से अपन ने करी थी, और हम यहाँ पर ये जो हमारा इच्छित जो गोल था ना, ये हमारा लक्ष्य था, टारगेट था, जहाँ तक हम लोग पहुँच चुके। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इस प्रत्यावर्तक धारा को रेक्टिफायर के थ्रू रेक्टिफाई करने का प्रयास किया, समकारी जो आपके दिष्टकरण है उसका काम किया, दिष्टकारी के अंदर हमने डाल के। उसके बाद जो उसके अंदर एसी के कुछ मात्रा बच गई थी, उस मात्रा को हमने हटाने के लिए साथ में फिल्टर का उपयोग किया, और फिल्टर में भी कौन सा हमारे सिलेबस में समकारी फिल्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं समकारी फिल्टर। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपको अगर ये पूछा जाए कि सबसे उत्तम प्रकार का फिल्टर कौन सा है, विच फिल्टर इज द बेस्ट फिल्टर, तब आप क्या बताओगे, पाई फिल्टर जो होता है वो बेस्ट फिल्टर होता है। पाई फिल्टर के अंदर देखना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक संधारित्र रोड लगा देते हैं, तो देखो पाई की शेप बन जाती है। पाई आप ऐसे तो बनाते हो मैथ्स के अंदर, तो पाई की शेप का मतलब क्या है कि एक तो आपका वायर ऐसे जा रहा है जिसके अंदर आपका ये प्रेरकत्व है, इधर वाला जो पार्ट है इसमें आपका ये संधारित्र है, और इसके इधर हम एक और संधारित्र का उपयोग कर देते हैं, तो ये कहलाता है आपका पाई फिल्टर। इस पाई फिल्टर के अंदर से बिल्कुल भी आपका जो एसी है वो पार नहीं होने देता है, प्योर आपको डीसी जो है आउटपुट में प्राप्त होता है। लेकिन हमारा काम इससे भी चल सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अपन जब आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस के अंदर बीएससी और आप एमएससी के अंदर जब उसको पढ़ोगे तो हम इसको डिटेल से और भी पढ़ेंगे, है ना, पाई डेल्टा बहुत सारी चीज़ें आएंगी वहाँ पर, वो सारी चीज़ें अपन को पढ़नी है। तो इतना सब कुछ जो अपन ने जाना, ये था हमारा आज इस रेक्टिफायर और रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कि पूरी जो वीडियो है वो बहुत अच्छी प्रकार से क्लियर हुई होगी। अगर ऐसा है तो भाई यूट्यूब आपसे बिल्कुल भी चार्ज नहीं लेगा नीचे कमेंट या लाइक करने का वीडियो को, ठीक है। तो आप वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, पसंद आती है आपको शेयर करने लायक लगे तो अपने साथियों साथ इसको शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगे कि कुछ इसमें कमियां हैं, कुछ बुरा है, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे खुद के टेलीग्राम चैट अकाउंट का लिंक आपको मिलेगा। आप डायरेक्टली मुझसे ये बात बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हमें कुछ कमी लगी तो उसको सुधार करने की ज़रूरत है। मैं डेफिनेटली आपकी हर एक बात पर जो है वो गौर करूँगा, और ये सब कुछ जो है आपका पूरा यदि प्यार रहा, समर्थन रहा, तो डेफिनेटली मैं इसको आगे भी लेकर चलूँगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर संभव हुआ तो कल हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखना अपना ध्यान। जय हिंद, वंदे मातरम।